हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आपके लिए आईपीसी के लेक्चर निःशुल्क प्राप्त कराए जा रहे हैं। तो सुनते रहिए हमारे आईपीसी के लेक्चरों के लिए हमने कुछ वीडियो और भी इस पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जेएफ लॉ क्लासेस पर जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप सभी उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें, जिससे जो आपने वीडियो नहीं देखा है वह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो कल हमने वीडियो छोड़ा था वो छोड़ा था हमने आईपीसी के सेक्शन नंबर 28 पे। आज हम आईपीसी का सेक्शन 29 से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर एक मिनट, सेक्शन नंबर 29 हमारा दस्तावेज के बारे में बताता है कि दस्तावेज क्या है। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स। हम किसी चीज़ को, सेक्शन नंबर 29 है, हम किस चीज़ को दस्तावेज कहें? डॉक्यूमेंट। दस्तावेज होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो साधारण भाषा में हम देखते हैं कि दस्तावेज एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा होता है जिसका उपयोग हम देखते हैं कि सच में उपयोग किया जाता है और उस पर कुछ लिखा जाता है, वो हम दस्तावेज को समझते हैं। लेकिन आईपीसी में दस्तावेज की परिभाषा किस प्रकार दी गई है उसके बारे में समझिए। पहले एक बार हम इसको सेक्शन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको समझा दूंगा। दस्तावेज शब्द किसी विषय का घोतक है। दस्तावेज जो शब्द है हमारा किसी विषय का घोतक है। दस्तावेज शब्द किसी विषय का घोतक है। ठीक है, ओके। जिसको किसी पदार्थ पर, किस पर लिखा जाता है? किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर। अब पदार्थ पर क्या होता है? किसी पदार्थ पर क्या करते हैं? हम उसको लिखते हैं। किसको लिखते हैं? अंकों द्वारा, चिन्हों द्वारा या अक्षरों द्वारा या एक से अधिक साधनों द्वारा उस पदार्थ पर लिखते हैं। तो वह जो पदार्थ जो होता है एक दस्तावेज का रूप ले लेता है। यानी इसकी जो हम परिभाषा सीधे तौर पर पढ़ें या समझें तो इसमें लिखा गया है कि दस्तावेज एक विषय का घोतक है जो किसी पदार्थ पर
पदार्थ कुछ भी हो सकता है, किसी पर भी लिख सकते हैं, अंकों द्वारा, अक्षरों द्वारा या चिन्हों द्वारा। या तो अंकों द्वारा लिख सकते हैं, चिन्हों द्वारा लिख सकते हैं, या फिर अक्षरों द्वारा लिख सकते हैं। और इस पर जो लिखा गया है उसका उपयोग साक्ष्य में किया जाए या ना किया जाए। सामान्यतः तो यह देखा जाता है कि जो दस्तावेज होता है उसका साक्ष्य में उपयोग किया जाता है। अब इसका स्पष्टीकरण है एक स्पष्टीकरण। पहला हमारा कहता है कि जो दस्तावेज आपने बनाया वो किस पदार्थ पे बनाया, यह तथ्यहीन है। यह तथ्यहीन है कि आपने किस पदार्थ पर लिखा है, किस पदार्थ पर बनाया है, उसको आप न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपयोग में ला सकती है। तो ऐसी कोई बात ये नहीं समझी जाएगी कि आपने जो दस्तावेज बनाया है वो किस पदार्थ पर लगा है। आप किसी भी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा लिख सकती है। अक्षर किसके द्वारा लिख सकती हैं? अक्षर, अंकों या चिन्हों द्वारा। ये तीन चीज़ों के द्वारा किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। कुछ उदाहरण दिए हैं, आइए उदाहरणों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि उदाहरण से हमारी समझ में जल्दी आ जाएगा। पहला उदाहरण कहता है किसी समुदाय के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस समुदाय के साक्ष्य के रूप में उपयोग में किया जा सकता है। मतलब उस समुदाय जो किया गया है, जो निबंध है या जो लेख है, उसका जो उपयोग है हम साक्ष्य के रूप में कर रहे हैं, तो वो एक दस्तावेज माना जाता है। दूसरा आता है हमारा उदाहरण में जो बैंक द्वारा चेक दिया जाता है। बैंक द्वारा दिया गया चेक, ये दस्तावेज के अंतर्गत आता है। तीसरा उदाहरण है मुख्तारनामा। मुख्तारनामा, मुख्तारनामा हमारा दस्तावेज के अंतर्गत आता है। मानचित्र, मानचित्र, रेखांक, ये सभी दस्तावेज के उदाहरण हैं। तो दस्तावेज के उदाहरण हमने देखे, कौन कौन से उदाहरण हैं एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आप सभी को। चेक जो बैंक द्वारा दिया जाता है, मुख्तारनामा, मानचित्र, रेखांक, ये सभी दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण नंबर 2 और देख ही लेते हैं एक बार कि स्पष्टीकरण नंबर 2 क्या कहता है। स्पष्टीकरण नंबर 2 कहता है अक्षरों या अंकों या चिन्हों से जो कोई कुछ भी वाणिज्य के अन्य प्रथा के अनुसार, अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने के लिए अभिव्यक्त होता है,
तो वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अक्षरों, अंकों और चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त ना किया गया हो, दस्तावेज के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे दस्तावेज की दूसरा स्पष्टीकरण है। इसका उदाहरण भी दे के लेते हैं। एक विनिमय पत्र की पीठ पर, ये जो है क्या कर रहा है, विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे है, जो उसमें लिखा गया है उसके अनुसार दे है, अपना नाम उस पर लिख देता है। क्या लिख देता है? नाम। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार प्रख्यान इस पृष्ठांकन का अर्थ धारक को विनिमय का भुगतान कर दिया जाता है और उसको जो भुगतान कर दिया जाता है। पृष्ठांकन दस्तावेज है, इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर उसके ऊपर धारक को भुगतान करो। मतलब इसका अर्थ ये लगाया जाएगा कि धारक को भुगतान किया जाए, भुगतान किया जाए। ओके, अब आगे चलते हैं हम सेक्शन नंबर 29A। 29A भारतीय दंड संहिता में मूलतः नहीं था। इसको 2000 में आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 29A क्या है? एक मिनट। 29A ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये 2000 में जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है? तो आईटी एक्ट की धारा जो 2T में परिभाषित है, आईटी एक्ट की धारा 2T में जो परिभाषित है, यही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अर्थ लगाया जाएगा। अब आता है अपना सेक्शन नंबर 30। सेक्शन 30 कहता है मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? एक दस्तावेज है। क्या है ये? देख, डॉक्यूमेंट है। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? दस्तावेज है ये। सेक्शन नंबर 30। मूल्यवान प्रतिभूति। ओके, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं जो ऐसा दस्तावेज है जिससे कोई विधिक अधिकार उत्पन्न हो जाए। क्या हो रहा है? विधिक अधिकार उत्पन्न हो जाए, लीगल राइट उत्पन्न हो जाता है, या फिर सृजित हो जाता है, या विस्तृत हो जाता है, या अंतरित हो जाता है, या निर्बंधित हो जाता है, या निर्वापित हो जाता है, या छोड़ा जाए, या अभिस्वीकार किया जाए। ये सभी मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आती है। तो इसकी हम परिभाषा को साधारण तरीके से पढ़ें तो उसका जो आंसर वो आता है कि मूल्यवान प्रतिभूति एक दस्तावेज का घोतक है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित होता है
विस्तृत होता है, अंतरित होता है, निर्बंधित होता है, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए या अभिस्वीकार किया जाए। ये मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा बताई गई है। अब इसका अपन एक उदाहरण देख ही लेते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा दिया गया है और सरल भी है। चलिए, इम्पोर्टेंट भी है उदाहरण। उदाहरण कहता है का एक विनिमय पत्र पर, कौन? ए, का को अपन इसमें ए मान लेते हैं। का एक विनिमय पत्र पर उसकी पीठ पर नाम लिख देता है। क्या लिख देता है? नाम। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को उसके विधि पूर्व धारक हो जाए, उस विनिमय पत्र पर उसका अधिकार सृजित किया जाना, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे? चलिए मैं इसको एक बार फिर बता देता हूँ। ए ने क्या किया? एक विनिमय पत्र है, उसकी पीठ पर लिखा है अपना नाम। किसने? ए ने। अब उस व्यक्ति ने जो नाम लिखा तो उसका प्रभाव क्या होगा? ऐसा प्रभाव माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने विधि पूर्वक धारक होने के नाते जिस व्यक्ति को वो दिया है तो उस व्यक्ति का क्या है? अधिकार सृजित हो जाता है। उसने अपने अधिकार को सृजित या अंतरित करके, मतलब उसने अपने अधिकार को क्या किया? अंतरण कर दिया। क्या कर दिया? अंतरण। किसको कर दिया? लीगल धारक को, दूसरे व्यक्ति को, बी को, ऐसे कह सकते हैं। बी के नाम पर उसने चेक बना दिया, तो उसका जो मूल्यवान प्रतिभूति है वो बी के नाम पर मानी जाएगी। अब आपकी समझ में बिल्कुल सेक्शन नंबर 30 आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 31 के बारे में। तो सेक्शन नंबर 31 छोटा सा ही है, चलिए इसको देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 31 कहता है हमारा बिल के संबंध में। किसके संबंध में? बिल। अब बिल क्या है? बिल एक वसीयत का दस्तावेज है। काय का दस्तावेज है? वसीयत का। बिल एक वसीयत नामक दस्तावेज है। सेक्शन नंबर 32 और देख लेते हैं हम। इसमें इतना ही पढ़ना है। बिल क्या है? सेक्शन नंबर 31 में दिया गया है और वसीयत नामक दस्तावेज का एक घोतक होता है। अब आता है सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के तरीके से। सेक्शन नंबर 32 कहता है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप। इसका क्या अर्थ है? एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको आपको सरल भाषा में समझा देता हूं। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत ना हो, इस धारा या इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत विस्तार अवैध लोप भी है। तो इसमें ये बताया गया है कि आपने मान लो कोई कार्य किया, अब कार्य के लिए जो निर्देश दिया गया है और उसके अंतर्गत आप जो कोई अवैध कार्य या कोई भी वो कर रहे हैं तो उसके साथ लोप अंतर्विष्ट होता है। कार्यों को जो निर्देश है
उन शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता ही आता है। समझ गए होंगे आप, सेक्शन बेस याद कर लीजिए इसको। कार्यों को निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप। आज इस वीडियो का लास्ट सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं हम सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 में जो बताया गया है वो बताया गया है कार्य और लोप। दो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, कार्य क्या होता है, लोप क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं कार्य और लोप के बारे में। कार्य उसी प्रकार का होता है जैसे हम किसी कार्य को कर रहे हैं, कार्य है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक कार्य है। लोप क्या है? कार्य तो आप समझ ही गए होंगे, जिस कार्य को करना चाहिए और व्यक्ति यानी कोई भी कार्य कर रहा है वो कार्य के अंतर्गत आता है। अब आता है लोप क्या होता है। लोप होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, वैध रूप से आबद्ध है, किसी कार्य को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है तो वो लोप माना जाता है। मान लीजिए एक टीचर है, एक टीचर है ए, सरकारी टीचर है। बी एक स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने को आए। अब मान लीजिए ए वैध रूप से पढ़ाने के लिए सशक्त किया गया है। अब मान लो कि ये बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, यानी टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो ये हमारा लोप माना जाएगा कि पढ़ाने से टीचर ने क्या किया है, लोप किया है। अब तो आप बिल्कुल सही तरीके से समझ गए होंगे कि इसको कार्य क्या होता है और लोप क्या होता है। चलिए अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपकी अनुमति हो तो। कल हमने पिछला वीडियो जो पढ़ा था उसमें पढ़ी थी हमने बेईमानी। तो बेईमानी किस सेक्शन में बताई गई है, इसका आंसर दें। और कपटपूर्वक किस सेक्शन में बताया गया है, इसका आंसर दें। ये दो आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दें। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले हमारे उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप आंसर छाप देना। आपको हर वीडियो को देखना है और हर वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मैं इसके आंसर भी बता देता हूँ, नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। एक है सेक्शन नंबर 24 में हमारी बेईमानी है और 25 में हमारा कपटपूर्वक है। चलिए इसी वीडियो को देखते हुए हम इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आपने वीडियो पूरा देखा हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें
और आपको यदि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो या समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या समस्या है। मैं उस समस्या का समाधान आपके लिए लाने का यथासंभव प्रयास करूंगा। और सब्सक्राइब का तो आप जानते ही हैं कि मैं सब्सक्राइब का आपसे किसी से भी नहीं बोला कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप वीडियो को देख लेते हैं तो आप JF लॉ क्लासेस के परिवार के सदस्य हैं, और जो परिवार का सदस्य होता है वो चैनल तो सब्सक्राइब अपने आप ही करके रखते हैं। तो मैं चैनल सब्सक्राइब के लिए नहीं करूँगा। परिवार के सदस्यों से, JF लॉ क्लासेस के परिवार के सदस्यों से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।